फिनलैंड के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग ने हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए, जानकारों के लिए और पूरी दुनिया के लिए समुद्र स्तर के लिहाज से काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर ये इस पूरे विषय से संबंधित कुछ पूर्ववर्ती अध्ययन क्या कहते हैं, कुछ प्रीवियस स्टडीज़ क्या कहती हैं, इससे पहले आर्कटिक क्षेत्र को लेकर क्या अध्ययन किए गए हैं और उन अध्ययनों में क्या निष्कर्ष देखने को मिले हैं, उन पर बात करेंगे। इसके अलावा आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है और आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के कारण क्या होते हैं, उसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आर्कटिक वार्मिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में जो तापमान तेजी से बढ़ रहा है उसका परिणाम हमारे सामने क्या सामने आ सकता है। इसके अलावा भारत पर इस पूरी वार्मिंग का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण एवं गिरावट जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो द हिंदू के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द वार्मिंग ऑफ आर्कटिक ओशियन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी आर्कटिक ओशियन का तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इस तापमान के चलते भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसी पूरे विषय को लेकर इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरी न्यूज़ में बात की गई है। इस पूरे विषय को समझने की कोशिश की गई है कि आखिर आर्कटिक क्षेत्र में अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका दुनिया पर क्या प्रभाव होगा और ख़ासतौर पर उसका भारत पर क्या प्रभाव होगा। इस प्रभाव को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर पूर्ववर्ती अध्ययन क्या कहते हैं। इस पूरे विषय पर पहले क्या अध्ययन किए गए हैं उन अध्ययनों को समझ लेते हैं। तो इस पूरे विषय को लेकर पहले कई अध्ययन किए गए हैं और इन अध्ययनों में अलग अलग तरह के निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं। लेकिन इन अध्ययनों में जो एक निष्कर्ष सबसे प्रमुख है वो ये है कि 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से ही आर्कटिक क्षेत्र का जो तापमान है वो वैश्विक दर की तुलना में लगभग 2 गुना गति से गर्म हो रहा है, 2 गुना गति से बढ़ रहा है। इसके अलावा साल 2019 में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आर्कटिक में हवा का तापमान पिछले 2 दशकों में वैश्विक औसत की तुलना में 2 गुना ज़्यादा गति से बढ़ा है, यानी वैश्विक औसत की तुलना में जो आर्कटिक क्षेत्र का तापमान है वो 2 गुना ज़्यादा गति से बढ़ा है। इसके अलावा साल 2021 के मई महीने में आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम ने भी, एक जो संस्था है इस प्रोग्राम ने भी अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा गति से गर्म हो रहा है, यानी आर्कटिक क्षेत्र में जो आर्कटिक क्षेत्र के तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है वो दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात ये भी बताई गई थी कि अगर आर्कटिक क्षेत्र का तापमान आगे आने वाले समय में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से आर्कटिक क्षेत्र की समग्र आर्कटिक क्षेत्र में जो भी बर्फ मौजूद है उसके पिघलने की संभावना 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली थी। इसके अलावा ये भी इस पूरे रिपोर्ट में बताया गया था कि आर्कटिक क्षेत्र का जो तापमान है वो 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जबकि दुनिया के अन्य क्षेत्रों का तापमान केवल 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ा है। तो इस तरह से तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो आर्कटिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन में ये भी बताया गया था कि साल 1986 से साल 1999 के बीच आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन या आर्कटिक प्रवर्धन में काफ़ी ज़्यादा व्यापक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले हैं। आर्कटिक जो एम्प्लीफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र का तापमान 4 गुना ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने अलग अलग अध्ययन हैं, उन अलग अलग रिपोर्ट्स में, अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग तरह के आंकड़े पेश किए गए हैं। लेकिन एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्पष्ट है वो ये है कि जाहिर तौर पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में, पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र का तापमान काफ़ी ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने पूर्ववर्ती अध्ययनों की बात की, अब जान लेते हैं कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है और आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के आखिर कारण क्या होते हैं, आर्कटिक प्रवर्धन के आखिर कारण क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग पर बात करनी होगी। हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी की सतह का लंबे समय तक गर्म रहना। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासतौर पर औद्योगिकरण के बाद से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से
मानव जनित बलों, मानव जनित फैक्टर्स और मानवीय गतिविधियों के कारण ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिकरण के बाद से ही जो औसत तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर है, उस औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि ये जो बढ़ोतरी है ये हर जगह अलग अलग है। किसी क्षेत्र में तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तो किसी क्षेत्र में तापमान में कम बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट बात यह है कि इस पूरी बढ़ोतरी का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें ध्रुवीय क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। पोलर एरियाज में तापमान में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और यहीं से जन्म होता है पोलर एम्प्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट का। पोलर एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के तापमान में बाकी दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, तो इसी स्थिति को पोलर एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। अब ये जो पूरी घटना है, इस घटना के तहत जो तापमान मापा जाता है पोलर एरियाज का, वो दुनिया के अन्य क्षेत्रों के औसत तापमान के सापेक्ष में मापा जाता है, उनकी कंपैरिजन में मापा जाता है। यानी पहले ये देखा जाता है कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों का औसत तापमान क्या है, एवरेज टेम्परेचर क्या है, और फिर उसकी तुलना पोलर क्षेत्रों के तापमान से की जाती है। अब ये जो पोलर क्षेत्रों में तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इसमें भी ये जो घटना है पूरी तापमान बढ़ने की, ये पूरी घटना उत्तरी ध्रुव में सबसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हमें देखने को मिलती है। उत्तरी ध्रुव में तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है, लगातार बर्फ पिघल रही है और इसी स्थिति को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर आर्कटिक क्षेत्र में ही तापमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, दुनिया के अन्य क्षेत्रों पे तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले एल्बेडो के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हम जानते हैं कि सूरज से पृथ्वी पर जो भी प्रकाश आता है, उस प्रकाश का कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह पर टकराकर या किसी भी हिस्से से टकराकर वापस वायुमंडल में भी चला जाता है। यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश का पृथ्वी की सतह पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब इसी रिफ्लेक्शन को अल्बेडो कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जो बर्फ का एल्बेडो होता है, जो स्नो का एल्बेडो होता है, स्नो की एल्बेडो दर तकरीबन 0.80 के आसपास होती है। यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो भी प्रकाश आता है, वो प्रकाश अगर बर्फ पर गिरता है, बर्फ की चादर पर गिरता है, तो उसमें से तकरीबन 80% प्रकाश वापस वातावरण में चला जाता है और केवल 20% प्रकाश ही बर्फ में रह जाता है, बर्फ में मौजूद रहता है। और यही वजह है कि जानकारों का मानना है कि अल्बेडो के कारण पिछले कई वर्षों से पोलर एरियाज में बर्फ जमी हुई थी। हालांकि मानवीय गतिविधियों के कारण जो है वो बर्फ पिघल रही है, उस बर्फ में वो बर्फ मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। अब जब वो बर्फ मेल्ट हो रही है तो इसकी वजह से आर्कटिक क्षेत्र का जो एल्बेडो है, उसका जो एल्बेडो मानक है वो लगातार कम हो रहा है। और जब एल्बेडो कम हो रहा है तो इसकी वजह से उस क्षेत्र की जो सतह है, क्योंकि वहां पर सूरज का प्रकाश अब ज़्यादा पहुंच रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जब ज़्यादा पहुंचेगा तो इसकी वजह से उस क्षेत्र की जो सतह है, उस क्षेत्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा जब सतह का तापमान बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर बर्फ और ज़्यादा पिघलने लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक चक्रीय स्थिति बन गई है, एक साइक्लिक स्थिति बन गई है। यानी एल्बेडो एक कारण भी है और परिणाम भी है। एल्बेडो के कारण बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से एल्बेडो की दर कम हो रही है। इसके अलावा इस संबंध में महासागरीय ताप परिवहन की अवधारणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि समुद्र पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में पृथ्वी के तापमान को बैलेंस करने के लिए ऊष्मा को भूमध्य रेखा से, यानी इक्वेटर में जो भी ऊष्मा मौजूद होती है, उस ऊष्मा को भूमध्य रेखा से पोलर क्षेत्रों की तरफ, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित करते हैं। ऐसे में जो इक्वेटर क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में तो तापमान को संतुलित कर लिया जाता है, लेकिन जो अतिरिक्त ऊष्मा होती है वो ऊष्मा पोलर एरियाज की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा इस संबंध में ह्रास दर यानी लैप्स रेट की अवधारणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैप्स रेट की बात करें तो ये वो दर होती है जिस पर तापमान ऊंचाई के साथ गिरता रहता है। यानी हम जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं तापमान उतना ज़्यादा कम होता जाता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो लैप्स रेट है, इस लैप्स रेट में कमी देखने को मिल रही है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसी स्थिति बन रही है, यानी हम जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तापमान में उसी दर से हमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब जब ये लैप्स रेट में कमी आ रही है तो लैप्स रेट में कमी आने के कारण बर्फ और ज़्यादा पिघल रही है। तो इस वजह से भी ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आर्कटिक क्षेत्र में तापमान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ़ ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है, स्नो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रही है। तो ये तो बात हुई कि इसके कारण क्या है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के। अब आगे बढ़ते हैं और आर्कटिक वार्मिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, खासतौर पर पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, उन प्रभावों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें ग्रीनलैंड पर देखने को मिल रहा है। ग्रीनलैंड की बर्फ़ जो है इस पूरी स्थिति के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, आर्कटिक वार्मिंग के कारण लगातार तेज़ी से पिघल रही है।
आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 के बाद से ही ग्रीनलैंड में बर्फ के एक्यूमुलेशन की जो दर है, बर्फ के संचय होने की जो दर है, वो लगातार उल्लेखनीय रूप से कम हो रही है। उस एक्यूमुलेशन के रेट में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा साल 2022 की ही गर्मियों के दौरान जो असामान्य गर्मी देखने को मिली थी, इन्हीं गर्मियों के दौरान ग्रीनलैंड में हर दिन तकरीबन 6 बिलियन टन बर्फ पिघल गई थी। यानी हर 3 दिनों में लगभग 18 बिलियन टन बर्फ पिघल गई थी, जो कि एक शहर को डुबा देने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव ये हो सकता है कि समुद्र स्तर में हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। हम जानते हैं कि ग्रीनलैंड में जो बर्फ़ मौजूद है वो आर्कटिक के बाद ग्रीनलैंड में बर्फ़ की दूसरी सबसे बड़ी चादर मौजूद है। ऐसे में समुद्र स्तर को नियंत्रित करने के लिए इस क्षेत्र को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र के स्तर को संतुलित करने के लिए क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि साल 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से समुद्र के स्तर में साल 2019 में तकरीबन 1.5 मीटर की वृद्धि देखने को मिली थी। ऐसे में इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाती है, सारी स्नो मेल्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से दुनिया भर में समुद्र के तापमान में हमें 7 मीटर की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि दुनिया के छोटे छोटे आइलैंड नेशंस और शहरों को डुबा देने के लिए इतना पानी काफ़ी है। यानी इस पूरी घटना के माध्यम से अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ़ पिघल जाती है तो इसकी वजह से दुनिया के कई छोटे छोटे जो आइलैंड नेशन कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ डूब जाएंगी। दुनिया के कई देशों के जो आइलैंड सिटीज़ हैं वो सिटीज़ डूब जाएंगी इसकी वजह से। इसके अलावा इसका दूसरा एक प्रभाव हमें इस क्षेत्र की जैव विविधता पर भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आर्कटिक और उसके क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों का जो तापमान है वो लगातार गर्म हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रदूषण के कारण अम्लीकरण बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, और साथ ही इस क्षेत्र में जो सैलिनिटी है वो उस सैलिनिटी के दर में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से इस क्षेत्र की जैव विविधता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बर्फ़ के पिघलने के कारण जो इस क्षेत्र के जीव हैं, जो इस क्षेत्र के जानवर हैं, उन जानवरों पर भी भारी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर पर रेनडियर्स पर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर परमाफ्रोस्ट के पिघलने को लेकर भी जानकारों के समक्ष एक चिंता बनी हुई है। परमाफ्रोस्ट वो जगह होती है, वो सतह होती है जहाँ सतह 2 या 2 से अधिक वर्षों तक लगातार 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनी रहती है। इस क्षेत्र में जो पानी होता है वो पूरी तरह से जम जाता है और मिट्टी के साथ ये पूरा पानी मिलकर उस मिट्टी को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से इस क्षेत्र में लगातार जो परमाफ्रॉस्ट है वो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, और इसी को लेकर जानकारों ने चिंता जाहिर की है कि इस परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से इस पूरे परमाफ्रॉस्ट में जो निष्क्रिय बैक्टीरिया मौजूद थे वो बैक्टीरिया वापस वातावरण में आ जाएंगे और इनकी वजह से हमारे सामने नई नई बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, नई बीमारियों का जन्म हो सकता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण हमें साल 2016 में देखने को मिला था। साल 2016 में साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में एंथ्रेक्स नाम का एक जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया वापस वातावरण में आ गया था, और इस बैक्टीरिया के वातावरण में आने से तकरीबन 2 लाख से अधिक बारहसिंगों की मौत हो गई थी। तो जाहिर तौर पर जब ये परमाफ्रॉस्ट पिघलेंगे तो इनमें जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो अब तक इनएक्टिव हैं वो वापस एक्टिव हो जाएंगे और हमें नए तरह के वायरस, नए तरह की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं इनकी वजह से। तो बात हुई क्या क्या परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। अब आर्कटिक वार्मिंग का भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, भारत के प्रभावों पर चर्चा कर लेते हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कई वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में जो हमें मानसून की घटना देखने को मिलती है, इस मानसून की घटना और आर्कटिक क्षेत्र में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों घटनाओं के बीच जो संबंध है उन संबंधों पर अध्ययन किया जा रहा है, उन संबंधों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन कर लेना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पिछले कुछ समय से चरम मौसम की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई हैं। इसके अलावा भारत अपनी जल और खाद्य संबंधी ज़रूरतों के लिए, खाद्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रमुख तौर पर वर्षा पर निर्भर है। इसी वजह से इन दोनों कारणों की वजह से भारत के लिए इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरी घटना का अध्ययन कर लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस संबंध में साल 2021 में भारत और नॉर्वे के वैज्ञानिकों द्वारा मिलकर एक अध्ययन भी किया गया था। इस अध्ययन में बताया गया था कि आर्कटिक क्षेत्र में जो 2 सागर मौजूद हैं, बेरेंट सागर और कारा सागर, उन रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर इन सागर में जो बर्फ़ मौजूद है वो बर्फ़ पिघल जाती है तो इसकी वजह से भारत में जो मानसून की घटना होती है उस घटना पर काफ़ी व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इन दोनों सागरों में बर्फ़ के पिघलने से भारत में सितंबर और अक्टूबर के दौरान मानसून में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, काफ़ी अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगी,
जो कि जाहिर तौर पर भारत में कई घटनाओं को जन्म दे सकती है, जैसे बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा जो खेती होती है, खेती प्रभावित हो सकती है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी घटना का भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीते दिनों साल 2021 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय तट के आसपास जो भी समुद्र मौजूद हैं, उन समुद्रों का जो स्तर है वो लगातार अन्य क्षेत्रों की तुलना में, अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इसका जो कारण है वो मुख्य तौर पर आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ़ के पिघलने से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर आर्कटिक क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो केवल आर्कटिक क्षेत्र तक, उन घटनाओं का प्रभाव केवल आर्कटिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उन घटनाओं का प्रभाव हमें दुनिया के अन्य अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि आर्कटिक क्षेत्र में होने वाली घटनाएं केवल आर्कटिक को प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि उनके व्यापक प्रभाव होते हैं। टिप्पणी कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से आर्कटिक क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं, उनका प्रभाव केवल आर्कटिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उनका व्यापक प्रभाव होता है और वो घटनाएं दुनिया के तमाम हिस्सों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का गठन किस साल किया गया था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।